सेल्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है घटना चक्र दृष्टि वार्षिकी 2023 है उसका संपूर्ण निचोड़ की बात करने जा रहे हैं और ये यूपी पीसीएस 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट होगा। तो ऐसे ही पार्ट फर्स्ट सेकंड में सारी घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, सारे इश्यूज़ की बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली घटना है इसकी राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य हम उनके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले आता है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। तो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है 1968 उसके तहत उन्होंने कुछ मानदंड हैं वो निर्धारित किए हैं, जैसे कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। मतलब कि कुल वैध यानी टोटल वैध हुआ हो उसका 6% अगर मिल जाए वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि लोकसभा में उसने 4 सीटें मिनिमम जीती हों तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि अगर लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों तो भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। ये आपकी दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त कह रहे हैं कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो भी आपको सबसे बड़ी बात है कि ऐसे दल को जो है हम राष्ट्रीय दल का दे देते। तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है उसमें अभी तक वर्तमान में छः पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे हम CPIM बोलते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। तो ये 6 पार्टी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या कितनी है। ठीक है, दूसरा एक और फैक्ट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय दल का जो दर्जा वापस लिया गया है वो इन 3 पार्टी से लिया गया है। एक है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC और एक CPI और तथा नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इन तीनों से हाल ही में विड्रॉ किया गया है, राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया है। तो ये ध्यान रखिए, इस प्रकार देश में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं, ये याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ क्योंकि उस चुनाव में उसने कुल वैध मतों का 12.92% प्राप्त किया था। तो अभी जब गुजरात के चुनाव आएंगे हम उसकी बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, और गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें भी जीतने में सफल रही। तो अब आप देखिए कि 182 सीटों में से 5 सीटें और हमारी पहली शर्त क्या थी कि कुल वैध मतों का मिनिमम जो है 4 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, और 6% मत प्राप्त हो। तो इसने ऑलरेडी 5 सीटें जीती हैं और 12.92% मत प्राप्त किया है, तो इसलिए राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है इसको, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उससे पहले आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अब टोटल 4 राज्य चाहिए, तो 4 राज्य हैं, तो 4 राज्यों में से हो गए और ये आपका 1968 के तहत इनकी जो इलेक्शन कमीशन का जो भी इसकी मानदंड है उसको पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये याद रखिए। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा यानी किसने, वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब इस कार्यक्रम के तहत क्या था कि जितने भी कम जनसंख्या वाले लोग हैं या जहाँ पर सीमित कनेक्टिविटी है ना, और अवसंरचना कम है, तो उस के आसपास के गांव, साथ ही में उस जगह पर विकास के लाभों से जो वंचित रह गए उनके लिए ये योजना चलाई गई है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिए ये कब चलाई गई है, 10 अप्रैल 2023 को चलाई गई है। और वाइब्रेंट लॉन्च किसने किया था, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था। याद रखिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में इसकी बात रखी गई थी, पर इसे लॉन्च जो है गृह मंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो अंजाव जिले का एक सीमावर्ती गांव है किबिथू में लॉन्च किया गया है। अब याद रखिए किबिथू से एक फैक्ट और है कि आप ये देख ही रहे होंगे कि ये जैसे हमारा ये भारत है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये भारत है, ये भी थोड़ा सा देखिए। तो भारत का जो
भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन सा? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी पूर्वोत्तर बिंदु है, वो आपका किबिथु ही है। कौन सा है? किबिथु। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पश्चिमोत्तर जो बिंदु है वो कौन सा है? वेस्टर्न पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वो याद रखिए गौरमाथा। गौरमाथा, या इसी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती और बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और नदर्न मोस्ट पॉइंट तो आपको पता ही है, यानी उत्तरतम बिंदु जो है वो आपका पता ही है, आपका इंदिरा कोल है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, इंदिरा कोल है। और साथ ही में दक्षिणतम बिंदु जो है, जो अंडमान निकोबार है, तो उसका ग्रेट निकोबार है। और उस ग्रेट निकोबार में ही आपका क्या स्थित है? ग्रेट निकोबार में ही आपका स्थित है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये कुछ फैक्ट हैं क्योंकि किबिथु का नाम आया था इसलिए। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अंजाव जिले में किबिथु में लॉन्च किया गया था। तो किबिथु इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो मंजूरी प्रदान की गई है 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ध्यान रखिए, ये सेंट्रल स्कीम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ टोटली फंडिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी। और इसकी जो मतलब मंजूरी है, कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन है वो, और ये योजना कब तक लागू रहेगी? तो 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कितने समय अवधि के लिए योजना है ये? तो 2022-23 यानी जो अभी चल रहा है, और 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। और इस अवधि के लिए इसका जो आवंटन किया गया है वो 4800 करोड़ रुपए है। कितना है? 4800 करोड़ रुपए है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस योजना को 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा एक संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे को भी शामिल किया गया है। इसमें समस्त गांवों को शामिल किया गया है, मतलब जो भी डेवलपमेंट गांव नहीं थे और जो डेवलपमेंट रह चुके हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये लागू किया गया है। और अभी फ़िलहाल में कुछ ही राज्यों और उनके लिए किया गया है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। यानी वाइब्रेंट विलेज जो एक्शन प्लान है वो किसकी सहायता से किया जाएगा? जिला प्रशासन, यानी डीएम वगैरह जो हैं वो इसमें जांच करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब थोड़े से एक यहाँ से डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन है 2023, यानी विधानसभा से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और उसमें खास करके सीटों से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कभी कभी वोटों से दे दिया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों की विधानसभा में परिणाम जारी किए हैं, जिसमें 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में, ठीक है। मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा तीनों के तीनों हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को 3 साइड से घेरे हुए है। किसको? बांग्लादेश को 3 साइड से घेरे हुए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 3 साइड से घेरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम मेघालय की बात कर लेते हैं। इसमें विधानसभा जो सीटें हैं कुल संख्या 60 है इसकी, याद रखिएगा। और उसमें से 59 में निर्वाचन क्षेत्र हुए थे, एक हो नहीं पाया गया था, स्थगित कर दिया गया था निर्वाचन क्षेत्र का, जिसका नाम है सोयोंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें विधानसभा कितनी? 60 सीटें हैं। अब ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 55 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में मेघालय का जो प्रतिशत है वो 86.69% मतदान किया गया है। अब एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर मोस्टली जो है आपको तीनों की विधानसभा की सीटें 60-60 मिल जाएंगी, पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो मतदान है वो थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा। तो क्या पता मैच द फॉलोइंग में लेकर के ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेघालय, मणिपुर और नागालैंड की किस प्रकार से मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की किस प्रकार से
परसेंटेज में मतदान किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अभी हाल ही में 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, मेघालय में कॉनराड की संगमा के नेतृत्व वाले एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई है। ध्यान रखिए, कॉनराड ए संगमा जो हैं वो इस समय आपके इसके मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, किसके? मेघालय के। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉनराड के संगमा। ठीक है, और इसके जो थॉमस ए संगमा हैं उनको 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। यानी, और ये चुनाव कौन सा था ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल का कार्यालय था। यानी 10वीं मेघालय जो विधानसभा है उसका कार्यकाल था, और उसमें से 11वीं मेघालय विधानसभा के लिए थॉमस ए संगमा को चुना गया है अध्यक्ष विधानसभा का। ठीक है, जिसमें आपको ये का, और नेशनल एनपीपी को कितना वोट मिला हुआ है? 31.49% मिला हुआ है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको 13.14% मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी है उसको 9.33% मिला हुआ है। अब थोड़ा सा नागालैंड की देख लेते हैं। तो नागालैंड की 13वीं नागालैंड विधानसभा है। एक चीज़ याद रखिए, अब देखिए जैसे मेघालय की 10वीं है तो नागालैंड की 13वीं, तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है। अब राज्य में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, यानी इसमें भी 60 है, और 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। और इसमें जबकि मेघालय में कितनी थी? तो उसमें सिर्फ 55 सीटें थी। 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए थी। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए थी, जबकि इसके लिए 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और 59 निर्वाचित क्षेत्रों संपन्न हुआ है। जबकि यहाँ पर औकलपुर निर्वाचित क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तो निर्विरोध विजय घोषित किया गए थे, तो कोई बात नहीं है, विजय घोषित हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ये है कि वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित होती है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई है। वो ये उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो ने अभी हाल ही में 5वें कार्यकाल हेतु अपने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और इसमें 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? सेरेंगन लोंगकुमेर को। क्या? सेरेंगन लोंगकुमेर को चुना गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एनडीपीपी है, उसने 32.22% मत प्रतिशत किए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 18.81 किए हैं। ठीक है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 9.56% किया हुआ है। अब आते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की 12वीं त्रिपुरा विधानसभा थी, यानी ध्यान रखिए, मेघालय की कौन सी थी? मेघालय की 10वीं थी। ठीक है, और नागालैंड की वो 13वीं थी। ठीक है, और इसकी त्रिपुरा की 12वीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो त्रिपुरा की 12वीं है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें भी संख्या 60 है, यानी विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है, लेकिन 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और जबकि वहाँ पर आप देखेंगे नागालैंड की, तो वो 55 सीटें जो हैं आप देखेंगे, 59 सीटें, माफ़ी चाहता हूँ, 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। जबकि मेघालय के लिए 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है त्रिपुरा ने अपनी 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए किया है और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो मणिका साहा हैं, ये याद रखिएगा, मणिका साहा। और विधानसभा अध्यक्ष हैं विश्वबंधु सेन त्रिपुरा। ठीक है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 38.97% वोट मिला हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2022 में, ये एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट किस लिए जारी की जाती है? याद रखिएगा, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए ये सूचना एकत्र की जाती है। कौन सी? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यह इस रिपोर्ट का 30वां संस्करण है, ये ध्यान रखिए।
ठीक है। और ये इतने सारे जो इसमें हैं दक्ष, तो कभी कभी दक्ष डायरेक्टली पूछ लेगा। दक्ष और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इन सब ने मिल करके एक तैयार किया गया है, तब ये रिपोर्ट जारी होती है। और ये रिपोर्ट 4 स्तंभ पर ध्यान रखिएगा: पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। यानी पुलिस वहाँ की कैसी है, जेल प्रणाली में लोग कैसे रह रहे हैं, न्यायपालिका कैसी है और कानूनी सहायता कैसी हो रही है, यानी उसकी क्षमता क्या है। और इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण जो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका जो प्रथम संस्करण है वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था, ये याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभाजन किया गया है। फर्स्ट कि लार्ज एवं मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, लार्ज एवं मध्यम आकार के राज्य हैं और छोटे राज्य हैं। तो IJR में सबसे बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक सबसे आगे है, ये याद रखिएगा, भारत का श्रेष्ठ राज्य है। जबकि अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और छोटे राज्यों में सिक्किम जो है वो श्रेष्ठ राज्य है। यानी बड़े राज्यों में कर्नाटक है और उसी में बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है, जबकि छोटे राज्य में सिक्किम सबसे आगे है। जबकि गोवा जो है वो अंतिम 7वें स्थान पर है छोटे राज्य में, ठीक है। न्याय के 4 स्तंभ, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। अंतिम 3 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अब उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो विभिन्न जो हमारे पास ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसके 4 स्तंभ थे, उनमें से पुलिस की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15 आती है, और न्यायपालिका की बात करें तो उसमें भी 15 आती है, और जेल प्रणाली में ये 17वें नंबर पर आता है, और कानूनी सहायता देने में ये 18 नंबर पर आता है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की ये रिपोर्ट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मेंस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक और जो है वो अभी हाल ही में एक परियोजना चली है, MV गंगा विलास। तो MV गंगा विलास जो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़ है, ये बहुत बड़ी बात है, MV गंगा विलास, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 को लागू हुआ था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 कब लागू हुआ था? तो ये 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 कब लागू हुआ था? तो 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्यों ये क्या किस काम के लिए, उद्देश्य के लिए है? तो ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये लाया गया था, जिसमें 111 जलमार्ग हैं, ठीक है। नेशनल वाटरवेज को घोषित करने की बात की, यानी 5 अभी वर्तमान में है, जैसे आपको पता नेशनल वाटरवे 1, वो नेशनल वाटरवे 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसे ही 106 जो है वो नए और घोषित करने की बात हो रही है नेशनल वाटरवे की। तो अभी 5 है फिलहाल, अगर ऐसा होता है तो टोटल हमारे पास 111 हो जाएंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज है MV गंगा विलास, इसको वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। डायरेक्टली देखिए वाराणसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी सबसे पहले वाराणसी में से ये स्टार्ट किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो MV गंगा विलास है वो सबसे पहले कहाँ से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, ठीक है। और बाकी ये असम में भी गया था, ये भी ध्यान रखिए। ये आपका गंगा विलास क्रूज राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से होकर गुजरी थी। अब ये याद रखिएगा कि जो नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 1 ये कहाँ से है? हल्दिया से प्रयागराज तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो धुबरी से सदिया से होकर के, ऐसे ही नेशनल वाटरवे 3 कहाँ से है? ये थोड़ा सा आप लोग सर्च करिएगा। नेशनल वाटरवे 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि नेशनल वाटरवे 1 को कौन सी किसको कहाँ से जोड़ता है, नेशनल वाटरवे 2 किसको कहाँ से जोड़ता है, नेशनल वाटरवे 3 और नेशनल वाटरवे 4। अगर आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होगा आपके पास, तो आप वहाँ उसमें देख सकते हैं, जाकर के प्रॉपर तरीके से एटलस में मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और यह यात्रा जो है वो कुल 27 नदी से होकर के गुजरा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही में कहाँ से? बिहार में गुजरा, झारखंड में गुजरा, पश्चिम बंगाल में गुजरा, बांग्लादेश में गुजरा, असम के गुवाहाटी में गुजरा, मतलब बहुत सारे राज्यों में होते हुए ये गुजरा था, ये याद रखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ये आता है कि इस
जो बिलास यानी जो भी आपका ये क्रूज़ है, तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो ये 62.5 मीटर है। ये याद रखिएगा, क्योंकि लंबाई से डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 62.5 मीटर है, ये सबसे लंबा क्रूज़ है, इसलिए बोला गया है विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, अब ये जो क्रूज़ है, ये क्रूज़ क्या करेगा, तो सबसे पहली बात तो पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म यूज़ करेगा तथा नॉइज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजी से युक्त, यानी इसमें क्या है कि पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म लगी हुई है, यानी पॉल्यूशन नहीं करता पहली बात, और नॉइज़ कंट्रोल है यानी शोर नहीं मचाता, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और अब एक बॉक्स में आप ये देख रहे होंगे टेंट सिटी, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेंट सिटी जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहले जो है वो वाराणसी में से टेंट सिटी लॉन्च किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मोस्ट क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, कोई बात नहीं। अब एक नया इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि केरल उच्च न्यायालय यानी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। यानी केरल की सबसे पहली बात तो है कि क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम है। ठीक है, मलयालम है, तो मलयालम में इन्होंने पहली बार निर्णय दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम भाषा की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दे रखा है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ सर, उन्होंने उच्च न्यायालय के कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं में आप अपना निर्णय दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आपका NLP है यानी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है, उसमें उपयोग किया गया था। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने के लिए उस पर एक कोई कमेटी बनाई गई है, तो वो कौन सी है, न्यायमूर्ति अभय ओका। ठीक है, ये याद रखिए। अब केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में यानी कौन सी, मलयालम है, भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, यानी क्षेत्रीय भाषा में जिसने निर्णय दिया है। और इसका जो मलयालम 2 निर्णय प्रकाशित किए हैं। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली जो इस खंडपीठ के जज थे, तो इन्होंने मिल करके ये क्षेत्रीय भाषा में दिया गया है, ये निर्णय दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जानिए इसमें कि हाँ, चलिए, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। हाँ, एक चीज़ और है, ये निर्णय कौन से थे, यानी जो केरल उच्च न्यायालय है उसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया, तो कभी वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि ये दिया था व्हीकल परचेस लोन, यानी वाहन क्रय ऋण से संबंधित था, और एक है चेक डैम के निर्माण से संबंधित। तो ये दो जो आपके क्या नाम है, इसके 2 क्षेत्रीय निर्णय है उसके अंतर्गत दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज़ और है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग से आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका आर्टिकल जो है 324 का पैराग्राफ 2 में दे रखा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 324 आर्टिकल के तहत में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के बारे में दे रखा है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में इनके निर्वाचन में थोड़ा संशोधन किया है। क्या किया है कि अभी तक जो है निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही थी। यानी निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती थी कि एक तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही थी। अब उन्होंने हाल ही में थोड़ा सा 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी, तो अपने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, यानी एक जो मुख्य होते हैं चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह को हटा दिया उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि एक समिति की सिफारिश दी। अब ये समिति जो है वो 3 मेंबर्स की होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की कौन कौन होंगे इसमें, तो एक प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है। और अगर जैसे कि अभी इस समय लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं है, तो फिर जिसका सबसे ज़्यादा अधिक जनप्रतिनिधि होंगे, जिस पार्टी के भी सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि अधिक होंगे, तो वही उस दल के नेता का इस समिति का सदस्य होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये अभी हाल ही में इसकी जो 5 सदस्यीय जो पीठ थी, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये के.एम. जोसेफ ने हैं। के.एम. जोसेफ साहब, उन्होंने 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, और बाकी के ये सारे भी हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब एक रिपोर्ट है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। क्या है? एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, यानी एसर। तो एशर की रिपोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे एनजीओ प्रथम है उसके द्वारा जारी की जाती है। तो चलिए इन्होंने देख लेते हैं उन्होंने क्या जारी किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण भारत के जो 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं उनकी नामांकन स्थिति दर्ज की गई है, यानी 3 से 16 वर्ष के हैं, और इसके साथ ही ये 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चों को पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है, ठीक है। तो ये किस चीज़ पर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है इसमें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों हेतु नामांकन दर, यानी जो 6 से 14 वर्ष हैं, और आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष जो हैं वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दे रखा है, और इवन दो आपके डीपीएसपी हैं उसमें भी दे रखा है, और फंडामेंटल राइट्स में भी दे रखा है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो 0 से कर दिया है, 0 से 14 कर दिया, कहीं 6 से 14 कर दिया है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो नामांकन दर है, ठीक है, नामांकन दर है वो 15 वर्षों से 75% से ऊपर रही है, ये ध्यान रखिए। और जबकि 2018 में ये 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। यानी यहाँ पर इन्होंने अच्छी बताई है कि जो एनरोलमेंट है बच्चों का, 6 से 14 वर्ष के एनरोलमेंट है वो कंटिन्यूस बढ़ा है। पहले 2018 में 97.2% था, अब 98.4% हो गया है, ठीक है। वहीं जो 11 से 14 वर्ष आयु के स्कूल में लड़कियां हैं, यानी अनएनरोलमेंट लड़कियां हैं, उनका आंकड़ा 2% गिर गया है। ये बड़ी बात है 2022 में, जबकि 2018 में 4.1% था। यानी लड़कियों की जो है एनरोलमेंट वो घटी है, ये याद रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में 4% है, यानी अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये 4% है लड़कियों का जो अनएनरोलमेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिर्फ 3 राज्यों में से 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी 3 राज्यों में अगर हम देखा जाए तो एनरोलमेंट नहीं है लड़कियां, तो वो सबसे ज़्यादा किस में नहीं है, मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो 10% से अधिक से भी ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं लड़कियां हैं। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। एसर की रिपोर्ट है, एसर की रिपोर्ट में सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि हमारा एनरोलमेंट जो है वो 2022 में 98.4% हो गया है, और 2% जो लड़कियों का है वो घट गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी चिंता का विषय है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आता है एक हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बड़ी बात है, हुबली जंक्शन याद रखिएगा। और इस जंक्शन को SSS हुबली जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, यानी श्री सिद्धोरद स्वामी जी हुबली जंक्शन को SS हुबली जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी कुछ खासियत वगैरह हो तो सबसे बड़ी बात है कि ये जंक्शन जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे और हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, यानी सबसे बड़ी बात है दक्षिण पश्चिम रेलवे का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। हुबली है कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और हुबली जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म संख्या 8 है,
उसमें विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म को दर्जा प्रदान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है 13 जनवरी को 2023 को। और जो हुबली जंक्शन का वो प्लेटफॉर्म संख्या 8 है, वो विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे हम जाते हैं ना कोई भी प्लेटफॉर्म है तो एक वो प्लेटफॉर्म देखते हैं कि प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 पे गाड़ी आ रही है ना, तो उसी प्रकार से जो हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म 8 है उसको लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का। ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी लंबाई जो है वो 1507 मीटर है। ठीक है, 1507 मीटर। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो था वो प्लेटफॉर्म था, जबकि 1366.33 मीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, अब विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कौन से हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हुबली जंक्शन जो कर्नाटक में है, जो हुबली अभी आपको दिखाया। वहीं गोरखपुर जंक्शन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी लंबाई 1366.33% है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हुबली जंक्शन कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है। कोलम जंक्शन जो है वो केरला में है। ठीक है, तो उसकी 1150। फिर खड़गपुर जंक्शन है आपका पश्चिम बंगाल में, 1072.5 है। और फिर स्टेट सबवे है जो शिकागो अमेरिका का है। यानी विश्व में हमारे 4 जो हैं, 4 तो हमारे ही हैं, है ना, सबसे लंबे प्लेटफॉर्म। तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद अमेरिका का शिकागो आता है। चलिए, अब एक चीज़ और है, विदिशा। यानी विदिशा आप जानते हैं कि ये कहाँ शहर है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पहला 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है ना। तो ये याद रखिएगा कि विदिशा जो है वो MP में है, और जो 5G तकनीक जो है, यानी जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको लागू करने वाला विदिशा जो है वो पहला जिला बनाया है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था। 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते थे। कौन कौन से? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है कौन सा, जो 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। यानी ऐसा जिला जो भारत का 5G टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो पहला है, वो आकांक्षी जिला। तो वो कौन सा है? विदिशा। ठीक है, विदिशा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब एक और फैक्ट देखते हैं कि कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कोल्लम जो है वो भारत का सबसे पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। और यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। ठीक है, और कोल्लम की उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। यानी एक लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर के। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था, उसमें साक्षरता, यानी इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं क्या कि जो हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। यानी संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, उसके बारे में समझना। तो ठीक है, तो वो कोल्लम है आपका, याद रखिए। वो कहाँ है? केरल का कोल्लम। ठीक है, तो वो केरल में है। और कोल्लम एक शहर है, एक ज़िला है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। मतलब संवैधानिक रूप से साक्षर मतलब संविधान के बारे में बताना, सारी चीज़ें, ये कहानी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांत पर शिक्षित किया गया है। यानी जो संविधान का मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स होंगे, DPSP होंगे, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जैसे डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ों की बात की गई है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 ट्रेनर्स, यानी जो 2000 से ज़्यादा ट्रेनर्स हैं उनको सीनेटर कहा गया है। ठीक है, सीनेटर कहा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीनेटर आप जानते हैं अमेरिका की भाषा है, उसमें बोला जाता है ज़्यादातर कि सीनेटर हैं तो मतलब संविधान के बारे में नॉलेज अच्छी होगी, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है
सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी सबसे बड़ी बात है कि 2047 तक जो है भारत जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की बात की, इसलिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। और भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। मतलब 2070 तक, ये बड़ी बात है कि नेट जीरो। और यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया था कि नेट जीरो क्या है। नेट जीरो मतलब वही है कि एमिशन हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे या एमिशन हम शून्य कर देंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके उस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2070 तक ये भी याद रखिए कि नेट जीरो हमने कब तक करने की घोषित की है, 2070 तक की बात की गई है, ठीक है। अब राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई है, तो 4 जनवरी 2023 को। डायरेक्टली कभी कभी डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। हाँ, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य देख लीजिए कि भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है, पहला चीज़। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात को सृजन करना है, ठीक है। यानी निर्यात अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अवसर होंगे उनको हमें क्रिएचर करना होगा। दूसरी चीज़, जो हमारा आयातित है जीवाश्म ईंधन पर, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, जैसे कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है, इन पर थोड़ी सी निर्भरता को कम करना है हमें, ठीक है। तीसरा एक चीज़ देखिए, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना है, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना है, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना है, ठीक है। और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन करना है। ये बड़ी बात है, ये अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है, पहली चीज़। और ये 2047 तक ये लक्ष्य है, ये इम्पोर्टेंट है। एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी राष्ट्र को एनर्जी इंडिपेंडेंट कर देगा। और नेट जीरो की जो घोषणा की गई है वो 2070 तक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वायनाड। वायनाड क्यों इम्पोर्टेंट है, हाल ही में क्यों आया है, थोड़ा देख लीजिए कि सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। यानी वायनाड बुनियादी दस्तावेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कहते हैं पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और अकाउंट है, ये सब जो है ये सारे दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है, कौन सा, वायनाड, ठीक है। तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन किसको, जनजातीय, ठीक है, यानी ट्राइब लोगों को सारी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है वायनाड। और ये है किसका, तो ये केरल का है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये अभियान क्या था कि अच्छे बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ये ध्यान रखिए। तो ये देश का पहला जिला बन गया है, थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, ठीक है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ती है, याद रखिएगा। और ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, हमने कुछ इस 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना को घोषित किया गया था। देखिए मेरा यहाँ पे ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, सबसे बड़ी बात है कि हमने एक जो सुरंग है, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है, एक टनल है सुरंग, वो हमने हाल ही में बनाई है। और वो एक चीज़ याद रखिए, वो कितनी है मैं आपको बता देता हूँ, 12.895 किलोमीटर है, ठीक है। एस्केप टनल की जो लंबाई है वो कितनी है, 12.895 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है ये। और ये इसका आकार जो है वो हॉर्स शो की तरह है, यानी घोड़े की नाल की तरह है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये है कहाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, एक चीज़ और इसमें थी, ठीक है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है
जम्मू कश्मीर रीजन में, याद रखिए जम्मू कश्मीर रीजन में ये आपकी एस्केप टनल बनाई गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये एस्केप टनल एक्चुअली में है क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपात स्थिति में जो भी बचाव वगैरह होगा या बहाली कार्य होगा उसके लिए सुगम बनाएगी, और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, ठीक है। तो 12.895 किलोमीटर है एस्केप टनल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक टनल और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, T49 जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है, और जिसे कटरा बनिहाल खंड है पर स्थित है, ये याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में, जिसे देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल कहा गया है। और जिसमें ट्विन ट्यूब सुरंग यानी ट्विन ट्यूब टनल जो है, ये इसका नाम ही है ट्विन ट्यूब टनल T49 का, ठीक है। तो ये याद रखिए जो भारत की सबसे लंबी परिवहन लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। तो एस्केप टनल की आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, एस्केप टनल की लंबाई कितनी है, तो 12.895 किलोमीटर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 12.895 जो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल भी है, ठीक है। चलिए अब तमिलनाडु, अब थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में आते हैं। तमिलनाडु ने हाल ही में स्वयं का अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो उसके लिए तमिलनाडु ने स्वयं का अपना एक जलवायु परिवर्तन लॉन्च किया है, ठीक है। और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया है कि 500 करोड़ खर्च करने की बात की है। यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन मिशन, तो उसके लिए तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के खर्च करने की बात की गई है। इसमें याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक कंपनी अपनी स्थापित की है, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, अपने खुद इनके अंदर में स्थापित हुई है। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ये जलवायु परिवर्तन मिशन। यानी आप देखते हैं कि ये भारत की एक जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय मिशन था, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन, तो उसी के तहत राज्य स्तर पर पहली बार तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आपको जानते हैं कि राष्ट्रीय मिशन जो है जलवायु परिवर्तन पर, वो हमारे पास कितने हैं, तो वो हमारे 8 हैं, जलवायु परिवर्तन पर। तो कौन कौन से, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और, जलवायु पर नेशनल एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था। कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो और कौन कौन से हैं, नेशनल सोलर मिशन है, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इवन दो इस 8 मिशन में से कंटिन्यूस यूपीएससी ने हर बार एक ना एक मिशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को पहली बार भारत ने 30 जून 2008 को लॉन्च किया था। कब? 30 जून 2008, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। पहली बात तो ये देखिए, केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। कौन सा? धर्मदम लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय यानी फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूंसी बना है। और इसमें क्या है कि यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड, एवरी लोकल बॉडी वार्ड में पुस्तकालय है। मतलब सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कोई जिला है, ठीक है, तो जिला में आप जानते हैं कि वार्ड होते हैं, है ना, कि ये एरिया इस वार्ड का, ये वार्ड, तो जितने भी वार्ड हैं उसके, तो उन सभी वार्ड के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की है। तो उन सभी में लाइब्रेरी बनाई है। तो ये पहला करने वाला ऐसा भारत का पहला पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र यानी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो भारत में सब जगह यानी पहले ज़िले में लाइब्रेरी स्थापित की गई है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक धर्मदम एक ऐसा सिटी है जिसके सारे वार्ड में लाइब्रेरी है। सिंपल सी बात, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर एक नाम दे रखा है पुथिवायल नारायण, जिसे पीएन पडिक्कर कहा जाता है, कि को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी केरल में इनको पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि 19 जून को रीडिंग डे के रूप में घोषित किया है। किसने? केरल सरकार ने। केरल सरकार ने रीडिंग डे के रूप में घोषित किया है 19 जून को, ठीक है। तो और वो किसके सम्मान में किया गया है? तो पीएन पडिक्कर के में, जो पीएन पडिक्कर ही जो हैं वो केरल पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और केरल आप जानते हैं लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा काम किया है केरल सरकार ने, ठीक है। अब विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, ये बड़ा क्वेश्चन बढ़िया बनता है भाई, कि विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। फर्स्ट पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो ये तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उसमें ये पहली बार मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम बनाया गया है। किसका? पाम लीफ का, ठीक है। जैसे पुराने होते थे ना, आप ये जानते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, तो भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है वो कहाँ बनाया गया है? भारत का हम बात कर रहे हैं, तो ये तिरुपति में बनाया गया है। और कहाँ? तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो विनायक सागर झील है और वहाँ स्थापित किया गया है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें दो लोगों की सहयोगी है, एक है आपकी CSIR और दूसरा आपका नीरी। तो CSIR और नीरी द्वारा इसको विकास किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अब एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र जो है एशिया का, अभी हम भारत की बात कर रहे थे, तो भारत का ये कहाँ पर है? तो ये तिरुपति है जो आंध्र प्रदेश में है। अब एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया जा रहा है, ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब भारत का पहला सौर संयंत्र जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ खास लगा नहीं, बस थोड़ा सा याद रखिए कि जो बिवेरिया कॉन्डोमिनियम है और घरेलू उपयोग कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन गई है। यानी याद रखिए कि घरेलू उपयोग के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली जो देश की पहली आवासीय सोसाइटी है। यानी हम कहते हैं ना कि एक सोसाइटी हमने, जैसे जो हमारी आसपास की सोसाइटी होती है, हमने वो बना लिया और उसमें सभी के सभी जो हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? तो वो सभी के सभी जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहली आवासीय सोसाइटी है ये, ठीक। दूसरी चीज़, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, यानी केरल जो है देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। यानी केरल कैसा राज्य बन गया है? यानी जिसमें पूर्ण डिजिटलाइजेशन है, मतलब पेपरलेस है। सिंपल सी बात है, पेपरलेस की हम बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, केरल सभी पात्र खातों, ऑल एलिजिबल अकाउंट्स, यानी सेविंग अकाउंट, करेंट वगैरह जितना भी है, सब में डिजिटलाइजेशन का प्रयोग कर रहा है। तो लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। और यह घोषणा किसने की थी? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने की है। वैसे भी केरल में बहुत कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 2021 में त्रिशूर जिला है इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पूछे, पहला जिला कौन था? तो त्रिशूर था, वो भी केरल का था। और पहला राज्य कौन है? तो वो भी केरल ही है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्मार्ट कार्यक्रम। अब स्मार्ट योजना है वो क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशंस। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और किसके लिए? तो जितने भी टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये उनके लिए। और ये इसके अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, इन सभी में अनुसंधान
करना है और उसके अनुसंधान यानी रिसर्च करने के बाद उसके विचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा स्मार्ट के तहत। और ये कब किया गया था? तो जो 2 जनवरी 2023 को विकास और स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 2023 को किया गया था स्मार्ट कार्यक्रम। ठीक है। और एक चीज़ हो रहा है, इसका सहायता कौन कर रहा है? तो नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम और मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस दोनों के संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, NCISM और CCRS। और जो दोनों के दोनों जो है वो आयुष मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव। तो पहली बार जो है सामाजिक प्रगति भारत जो है प्रोग्रेस इंडिया नामक पहल लॉन्च की गई थी वर्ष 2017 में। ठीक है। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सामाजिक प्रगति 3 आयाम आते हैं, 3 डायमेंशंस आते हैं। पहला बेसिक ह्यूमन नीड्स, दूसरा फाउंडेशन ऑफ वेलबींग और तीसरा अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 लॉन्च की गई है, तो इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमने 6 टीयर्स में बांटा हुआ है, यानी 6 टीयर्स के तहत रैंक प्रदान की गई है। तो फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, तो देख लीजिए फर्स्ट ईयर में वो आते हैं जो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है, जिनका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई है। दूसरी चीज़ सेकंड में ऐसे ही हाई सोशल प्रोग्रेस है, फिर अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस है, लोअर मिडिल प्रोग्रेस है, लोअर सोशल है। तो चलिए अब थोड़े से इनके जो ज़िले हैं वो देख लेते हैं। तो देश भर में SPI स्कोर जो है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है, सबसे ज़्यादा किसे प्राप्त हुआ है? तो वो पुडुचेरी को प्राप्त हुआ है। और दूसरा झारखंड को सबसे लोएस्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है। झारखंड को सबसे SPI जो है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स वो सबसे लोएस्ट हुआ है और सबसे हाईएस्ट पुडुचेरी की हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि कभी कभी पूछ लेता है टीयर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किसका रहा है? तो वो पुडुचेरी का हुआ है। ठीक है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर गोवा है, चौथे नंबर पर सिक्किम है और 5वें नंबर पर मिजोरम है। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में। ठीक है। तो कभी कभी नीचे से भी पढ़ लीजिएगा, तो एक बार ये इंडेक्स पूरा देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब टीयर 2 में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें टीयर 2 में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब है, फिर दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव है। ठीक है। ये याद रखिएगा। ऐसे टीयर 5 में, अब टीयर 5 में शामिल राज्य कौन से हैं? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में टीयर 5 में शामिल जो है उत्तर प्रदेश जो है वो रैंकिंग कितनी है? तो 31 रैंकिंग है उसकी, याद रखिएगा। और इसका स्कोर जो है 49.16 है। साथ ही में उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर ज़िला की बात करें, तो ज़िला या राजधानी की बात करें, तो सर्वाधिक SPI जो है वो आइजोल मिज़ोरम का है। ठीक है। आइजोल का है जो मिज़ोरम की राजधानी है। ठीक है। अब याद रखिए SPI स्कोर जो है मिज़ोरम कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेगा, क्योंकि वहाँ स्टेट की बात की थी या केंद्र शासित की बात की थी तो पुडुचेरी है, और सबसे खराब लोएस्ट झारखंड। और अगर हम जिला की बात करें तो आइजोल की है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश के 14 ज़िले हैं जो टीयर 6 के अंडर आते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार के 27 हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 14 ज़िले हैं जो टीयर 6 के अंडर आते हैं, यानी सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं SPI के में। ठीक है। चलिए अब हाल ही में नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दी गई है। किसको? नमामि गंगे प्रोग्राम को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दी गई। एक बार देख लेते हैं। तो नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। नमामि गंगे पहल को लॉन्च कब किया गया था? जून 2014 में। ठीक है। जून 2014 में किया गया था, ये याद रखिएगा। और इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। क्या थे? कि पहले तो राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का मिटिगेशन करना है, यानी जो पॉल्यूशन था राष्ट्रीय नदी गंगा में, तो उसमें पॉल्यूशन को कम करना है। और दूसरा उसका संरक्षण और रिजर्वेशन करना है, यानी प्रोटेक्शन देना है, और साथ ही साथ में नई नई चीज़ें उसमें लेकर के आनी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो फंडिंग आती है वो केंद्र सरकार की, टोटली केंद्र सरकार की आती है, किसी और की नहीं आती है, सीधी केंद्र सरकार की आती है। तो ये याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है।
अब इसके तहत सबसे बड़ी बात थी कि जो फर्स्ट टाइम पे हमने जब लॉन्च की थी इस कार्यक्रम को, तो तब इसकी अवधि 2014 से लेकर के 2021 तक थी, और अब जो है 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकंड को नाम दिया गया है, और जिसकी अवधि जो है 2026 तक होगी। कब तक होगी? 2026 तक। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, क्या है कि यूएन ने इसको गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे यानी गंगा गैंग्स रिवर रिजर्वेशन नमामि गंगे जो है उसको 10 पहल यूएन की एक प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल है। तो उसके तहत उस 10 में से एक जो है वो हमारी ये इन्होंने बात की है, कौन सी? गंगा मिशन को। यूएन की जो 10 स्कीम थी जिसमें रिजर्वेशन की बात की थी, तो उसमें से एक है गंगा मिशन, ठीक है। यह घोषणा कहाँ की थी इन्होंने? तो याद रखिएगा कि जो COP15 का जो बैठक हुई थी, कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP15 जो हुआ था यानी जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने इसको शामिल किया गया था, इसमें मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है, तो उसके तहत घोषित किया गया है इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, और एक चीज़ और है, इसको जो है यूनेप एवं FAO यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बैनर के तहत चयनित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि इसे किसके तहत चयनित किया गया है कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। और इसकी अवधि कितनी होगी? तो ये 2021 से लेकर 2030 तक होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यानी जो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है वो 2021 से लेकर 2030 तक है, यानी इसमें ये लोग सहायता वायता करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके लिए, ठीक है। अब अभी तक हमने 3 क्षेत्र के चुनाव पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था नागालैंड और मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है उसकी भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गुजरात का ये 14वीं विधानसभा थी, उसका चुनाव था, और इसमें 182 सीटें हैं। कितनी है विधानसभा में? 182 सीटें हैं, और पूरे विधानसभा में इन्होंने कितना किया था? कुल 64.33% जो था मतदान इन्होंने प्राप्त किया था। कितना? 64.33% जो है मतदान हुआ था यहाँ पर, ठीक है। जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए थी तथा 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 27 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। गुजरात में भाजपा ने 1995 में सत्ता आई थी, तब से कंटिन्यूस चल ही रही है भाजपा, ठीक है। और इसमें भाजपा ने 156 सीटें जीती हैं, विजय प्राप्त की है इसमें। तो किसी भी एक पार्टी द्वारा गुजरात विधानसभा के चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और इसमें भूपेंद्र पटेल जी जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। कौन से? भूपेंद्र पटेल जी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो शंकर चौधरी है। कौन से? शंकर चौधरी हैं, जो 15वीं है, 15वीं विधानसभा, यानी नेक्स्ट के जो होंगे तो वो शंकर चौधरी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट जो है वो कितना मिला है? 52.50। देखिए यहाँ पर मैंने टोटल की बात की थी, यहाँ 64.33% यानी 64.33% जो है वो हमारे पास टोटल वोट पड़े थे गुजरात की विधानसभा के लिए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी द्वारा 52.50 हासिल किया गया था, 156 सीटें थी, और आम आदमी पार्टी द्वारा 12.92% था, इसीलिए तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया था आम आदमी पार्टी को। और वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस ने 27.28% जो है वोट प्राप्त किया था, ठीक है। अब ऐसे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें? 68, और इन्होंने 75.6% मतदान हुआ है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसने की संभावना ज़्यादा है, वो है कि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन यानी वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो है वो है तासीगंग। कौन सा? तासीगंग, जिसने 100% मतदान दर्ज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो तासीगंग मतदान स्टेशन है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो मतदान वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, तो वो कौन सा? तासीगंग। और वो कहाँ है?
तो वो लाहौल और स्पीति में है। लाहौल और स्पीति कहाँ है? तो वो आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी और 43.90 यानी 43.90 इन्होंने % मत लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती और 43% जो है वोट इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है कि हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। खाद्य पशु का दर्जा मतलब हिमालय से जितना भी दूध वगैरह आया, मांस वगैरह, वो सब प्राप्त किया जाएगा। तो हिमालयी याक है उसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है बॉस ग्रोनेंस है, ठीक है। बॉस ग्रोनेंस है इसका वैज्ञानिक नाम, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। और ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं? तो ये हिमालयी क्षेत्र है, तिब्बती पठार है और मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी 2019 में, उसके अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं और 2012 में आयोजित